नेक्स्ट मेरा फर्स्ट आंसर मैं लिख के बताती हूँ, पहले मैं सारे आंसर्स बता देती हूँ, ठीक है। पहले वाटर रिजर्वॉयर पोजेस डैश एनर्जी, वाटर रिजर्वॉयर, ठीक है, पानी के जो भी बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स होते हैं वो कौन से एनर्जी होते हैं, वो सब हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड रहता है वो एनर्जी, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी। अगर वही पूछा कि फ्लोइंग वाटर, ठीक है, फ्लोइंग रिवर या फ्लोइंग वाटर कौन सा, वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वाटर रिजर्वॉयर एक जगह पे रहता है, एक जगह पे स्टोर्ड रहता है, इसके लिए वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, in mitotic division nuclear membrane completely disappear in dash phase, in prophase, उसका आंसर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, आंसर प्रोफेस है। नेक्स्ट, जेनेटिक चेंजेस अकर ड्यू टू डैश पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं होते, वाटर पोल्यूशन से भी नहीं होते, इवन सॉइल से भी कुछ नहीं होते। जेनेटिक चेंजेस होते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से, किससे, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन द डैश ऑर्गन, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन द डैश ऑर्गन्स। तो ये सारे जो है ये कुछ नहीं है हम लोग का, सॉरी लाइक जो स्पर्म प्रोडक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टेस्टीज लिखना है, ठीक है। ह्यूमन में स्पर्म प्रोडक्शन होता है टेस्टीज में, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेंचुरी ऑफ आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर, तो इसका आंसर है मानस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B, आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैं आंसर लिख देती हूँ, फिर क्वेश्चन रीड करती हूँ, ठीक है। नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन, नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल शोन इन द अबव फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर में कौन सा एनिमल शो किया है वो देख लो। तो ये एनिमल है हम लोग का स्टारफिश, कौन सा एनिमल है, ये स्टारफिश। अब लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, ये पहले भी सुना होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो ऑर्गन जिससे हम लोग लोकेशन, लाइक हम लोग अपना मोशन चेंज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन को अगर यहाँ से यहाँ जाना होगा तो वो किससे जाएगा, ऑफकोर्स पैर से जाएगा, ठीक है। तो उसके पास कौन सा ऑर्गन है, लोकेशन मतलब मूव करने के लिए, उसके पास है लेग, राइट, उसके पास है लेग। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो अबव एनिमल शो किया है उसका कौन सा ऑर्गन है जिससे वो लोकेशन मूव करता है, ठीक है, वो अपने आप को मूव करता है, वो कौन सा ऑर्गन है, तो उसका आंसर आएगा ट्यूब फिट, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट कोरिलेशन, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, प्लानेरिया, प्लानेरिया हो जाएगा रीजनरेशन, ठीक है। मैं दोनों का एक शॉर्ट में बता देती हूँ फ़र्क क्या है। देखो स्पाइरोगायरा क्या करता है, स्पाइरोगायरा, एक स्पाइरोगायरा, ठीक है, एक स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और फिर वो ग्रो होता है, ठीक है। एक स्पाइरोगायरा है सब, ठीक है, एक स्पाइरोगायरा और छोटे छोटे टुकड़े में फ्रेगमेंट में टूटता है और फिर वो क्या होता है, ग्रो होता है, ये फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट, प्लानेरिया क्या है, प्लानेरिया को अगर आप लोग ने काट लिया ना तो यहाँ पे प्लानेरिया क्या करता है, प्लानेरिया ये एनिमल जो है ये एनिमल को अगर एक दो टुकड़े में या कितने भी टुकड़े में, समथिंग 3 to 4 टुकड़े में कर दिए ना एक प्लानेरिया को, तो वो अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट, अभी सपोज प्लानेरिया है, ठीक है, एक प्लानेरिया है और एक प्लानेरिया के सर को अलग किया, बॉडी को अलग किया, टेल को अलग किया, मतलब 3 पार्ट्स में किया, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है ना प्लानेरिया का, ठीक है, सपोज ये प्लानेरिया है, ठीक है, सपोज ये प्लानेरिया, ठीक है, तो ये प्लानेरिया का हेड है, ये हेड है, ये बॉडी है और ये टेल है, ठीक है। अगर मैं तीनों को डिवाइड कर रही हूँ, तीनों को कट कर रही हूँ, तो हेड क्या करेगा, हेड अलग हो जाएगा, बॉडी अलग हो जाएगा और टेल अलग हो जाएगा, ठीक है। और हेड, बॉडी और टेल दोनों को ग्रो करेगा खुद, ठीक है, और एक नया प्लानेरिया बन जाएगा। और ये बॉडी, जिसके पास बॉडी है वो अपना हेड और टेल खुद ग्रो करेगा और एक दूसरा नया प्लानेरिया हो जाए। और तीसरा जिसका प्लानेरिया के सिर्फ जिसके पास पूंछ है वो क्या करेगा, वो अपना बॉडी और हेड ग्रो करके वो तीसरा प्लानेरिया बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन लगभग सेम होता है, बट स्पाइरोगायरा में क्या होता है, स्पाइरोगायरा में क्या होता है, स्पाइरोगायरा में जो पैरेंट स्पाइरोगायरा होता है, ठीक है, जो पैरेंट स्पाइरोगायरा होता है वो अपने आप को जानबूझ के तोड़ करता है, ठीक है, वो अपने आप को जानबूझ के तोड़ता है। बट ऐसा कुछ नहीं है प्लानेरिया में कि वो पैरेंट है इसके लिए तोड़ रहा है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन अलग है, रीजनरेशन अलग है। स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन करता है, प्लानेरिया रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस, ट्रू है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फॉरेंसिक साइंस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, 2 मिनट में लिख लूँ, ठीक है। ये राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 4% एसिटिक एसिड दैट इज विनेगर, ठीक है। विनेगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, जो एसिटिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है, सॉरी OOH। विच मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, तो इसका आंसर आएगा फॉस्फोलिपिड्स, इसका आंसर आएगा फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स बनता है फैट से, ठीक है।
अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पूछा विच मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर लिख दो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट MCQ कैसे लिखते वो बता देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली लिखने कैसा बोला है और आपको कैसा लिखना चाहिए मैं दोनों बता देती हूँ बुक में। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड का पेपर लिया हुआ है, ठीक है, बोर्ड का पेपर जैसा आता है जहाँ पे लिखना होता है। मैं पूरा बोर्ड का पेपर शो नहीं करूँगी, बट मैंने हिस्ट्री पेपर में पूरे बोर्ड का पेपर कैसे फिल करना है, क्या होगा, कैसे होगा, मैंने सब शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1A था। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लिखूँगी 1, ठीक है। नेक्स्ट में मैं लिखूँगी A, ठीक है, A, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखना है, लिखो, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो भी MCQs का आंसर है ना उसको ऐसा लिखो। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A, अभी फर्स्ट का सपोज B है, फर्स्ट का सपोज B है, फर्स्ट का सपोज क्या है B, तो मैं क्या करूँगी, ऐसा लिखूँगी फर्स्ट B, ऐसा लिखने बोला। ठीक है, शो किया है ऐसा लिखने को। कैसा लिखने को कि सेंटेंस मत लिखो, ठीक है, बोला है कि सेंटेंस मत लिखो, सेंटेंस मत लिखो और डायरेक्टली ऐसा 1 क्वेश्चन नंबर में ये सब क्वेश्चन 1 का B, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 1 का B क्या है मेरा B है थर्मल, तो यहाँ पे B थर्मल ऐसा लिख के छोड़ देने को ऐसा बोला है। ठीक है, बट ये चीज़ फॉलो आप लोग मत करो, ठीक है, क्योंकि जैसे कि ये 2020 का पेपर था, ये 2020 का पेपर था, अभी 2022 चल रहा है करेंटली। ठीक है, तो 2022 में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप लोग ने ऐसा लिखा, कोई नोट्स में नहीं दिया कि ऐसा लिखना है, तुम लोग के पेपर के टाइम पे ऐसा कोई नोट नहीं दिया है कि ऐसा लिखना है और तुम लोग ने ऐसा लिख दिया तो टीचर मार्क्स काट सकती है। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया है, बच्चे लोग ने लिखा है तो बच्चे लोग को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर में नोट दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा लिखना है MCQs को और बच्चे लोग ने लिखा वैसा तो चलेगा, मार्क्स मिलेगा। बट तुम लोग के पेपर में अगर ये नोट नहीं दिया है और तुम लोग फिर भी ऐसा लिख रहे हो तो तुम लोग को मार्क्स कट सकता है। ठीक है, अगर तुम लोग के पेपर में ऐसा दिया होगा ना नोट कि द आंसर टू एवरी MCQ शुड बी रिटन एज शोन, कि क्वेश्चन नंबर 1A 1 का B, ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा लिखो चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया ऐसा लिखो चलेगा, वरना क्या लिखना है, कैसे लिखना है कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा तुम लोग को सेंटेंस लिखने को। ठीक है, तो लिख लो वाटर रिजर्वॉयर, ठीक है, पोजेस डैश एनर्जी, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे एक डैश में भी पोटेंशियल लिख लूँगी और फिर मैं नीचे एरो डालूंगी और लिखूँगी B नहीं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D है, ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, D पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला था मेरे को एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था फॉर क्वेश्चन नंबर 1A MCQ मार्क्स विल बी गिवन ओनली फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करने की बात करूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था, वाटर रिजर्वॉयर पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने आंसर में लिखा पोटेंशियल। अब मुझे एंडिंग में डाउट हो रहा है कि नहीं पोटेंशियल नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि थर्मल होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल नहीं थर्मल होगा। ऑफकोर्स पोटेंशियल ही आंसर है, बट अगर सपोज डाउट हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया B थर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मल राइट हो या रॉन्ग हो, ये थर्मल राइट आंसर हो कि रॉन्ग आंसर हो, आपको आंसर में रॉन्ग ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बोला है कि MCQ में इस तरह का सेकंड अटेम्प्ट नहीं चलेगा कि एक को कट कर दिया दूसरा लिख दिया, ऐसा सेकंड अटेम्प्ट नहीं चलेगा। MCQ में जो पोटेंशियल लिखा था वो राइट रहेगा तो राइट मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा तो रॉन्ग रहेगा तो रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सेकंड, अभी सपोज मैं यहाँ पे थर्मल लिखती और सेकंड अटेम्प्ट में पोटेंशियल लिखती, तो आप बोलते कि मैम पोटेंशियल तो राइट है, बट पोटेंशियल पे मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि पोटेंशियल आपका सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड अटेम्प्ट पे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि लाइक ऐसे सिचुएशन होने पर, ऐसा सिचुएशन मत लाओ, बेटर ऑप्शन आंसर पे डाउट है, जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, आगे कंटिन्यू करो। बट ऐसा हो गया तो क्या करोगे, ऐसा हो गया तो ये पूरी क्वेश्चन को एक स्ट्रोक में कंप्लीट करो। ठीक है, या तो ऐसा 2 स्ट्रोक मारो या तो एक स्ट्रोक में कट कर दो। ठीक है, एक स्ट्रोक में कट कर दो और फिर से क्वेश्चन लिखो और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो। ठीक है, तो ऐसे में बहुत कम चांस होते हैं मार्क्स कट करने के टीचर को। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करो। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, सारे MCQs
वाटर रिजर्वॉयर पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी नहीं है आंसर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। इन माइटोटिक डिविजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन completely disappear in prophase. Genetic changes occur due to radioactive pollution. In humans, sperm production occurs in the testes. Which century of Assam is under threat due to dams and discriminate of water? मानस, ठीक है, इसका आंसर लोकोमेट्री ऑर्गन ट्यूब फिट है। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, प्लेनेरिया रीजनरेशन। DNA fingerprinting is mainly useful for forensic sign, ट्रू। 4% एसिटिक एसिड विनेगर, मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। विच मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका आंसर आएगा फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग का 10 मार्क्स कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजन। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे, एक क्वेश्चन पर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लोग को कोई 2 सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज वी फील टायर्ड। वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज वी फील टायर्ड, गिव रीजन। इसका आंसर आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 15, सेकेंड चैप्टर पेज नंबर 15। सेकेंड चैप्टर पेज नंबर 15 में देखो यहाँ पे लास्ट 3 लाइन्स। Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we feel tired. Therefore, लिख सकते हो therefore while performing the exercise we feel tired। इतना आंसर लिख सकते हो, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ तो ये आंसर थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, प्रॉपर फॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो जो आंसर जो डाइजेस्ट प्रेफर करते हैं वो लोग डाइजेस्ट का आंसर लिखो, क्योंकि डाइजेस्ट में अच्छे से इसको लिख के मतलब अच्छे से बताया। अगर नहीं है डाइजेस्ट तो या तो ये आंसर प्रेफर करो। कैसे स्टार्ट करोगे, इन ह्यूमन बॉडी अवर मसल सेल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। फर्स्ट पॉइंट हो गया। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, therefore lactic acid accumulates due to which we feel tired। थर्ड पॉइंट, और चौथा पॉइंट लिख दो therefore we feel tired while exercising, ठीक है। या तो ये करो, या तो मेरे पास नवनीत का डाइजेस्ट है जिसमें आंसर एक सिमिलर आंसर मिला है मुझे, ठीक है, तो वो आंसर भी प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि वो आंसर और ये आंसर दोनों सिमिलर है, ठीक है। नवनीत के डाइजेस्ट पे ये अवेलेबल है। देखो आंसर क्या बोला है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, बट क्वेश्चन का जो एम है, जो क्वेश्चन पूछने का, वो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, ठीक है, तो वही है टायर्ड एग्जॉस्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ को भी, ये आंसर को भी प्रिफर कर सकते हो। When we undertake constant exercise, there may be shortage of oxygen for the cells. Therefore, our muscles and other tissues perform anaerobic respiration in such condition, ठीक है। वहाँ पे जो एक लाइन में बताया था कि हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, अब वहाँ पे प्रोसेस एकदम सिंपल एक लाइन में कंप्लीट किया था, यहाँ पे थोड़ा इलॉबरेट किया है, क्योंकि गिव रीजन एटलीस्ट 4 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो इन दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, molecules of ATP produced in oxidation of food are also much less. Thus, there is less energy in the body and accumulation of lactic acid too. All this brings about a feeling of exhaustion. तो ये ना लिख के ये लास्ट वाला लाइन तुम लोग जो गिव रीजन का लाइन है वही लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलर लिखो, दोनों का आंसर सेम है। जो वो क्वेश्चन जो वहाँ पे हम लोग ने देखा वही है, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा आंसर को इलॉबरेट किया है, थोड़ा लंबा किया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अब देखो ये 4 मार्क्स का है, ठीक है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का 2 है, ठीक है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो मिनिमम हम लोग को 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। मिनिमम कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है। ये वाला आंसर चेक करते कहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जीज। यहाँ पे पहले तो आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला है, ठीक है, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिन्यू कर सकते हो, सोलर एनर्जी को रिन्यू कर सकते हो, विंड एनर्जी को रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक पॉइंट मिला तो आप खुद का आंसर भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही ईजी आंसर है। अब मैंने टेक्स्ट बुक में चेक किया, बट टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ प्रॉपर इसका प्रॉपर लाइक जैसे हिस्ट्री में होता है, जैसे कि हिस्ट्री में एक क्वेश्चन बोला उसका प्रॉपर एक पैराग्राफ आंसर, वैसा यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिया है। बट यहाँ पे मैं आपको डाइजेस्ट का एक आंसर बता रही हूँ, ठीक है। डाइजेस्ट का आंसर को रिफ़र करो, वही याद कर लो, या तो डाइजेस्ट के आंसर को रिफ़र करके खुद का आंसर क्रिएट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, मैं नवनीत का डाइजेस्ट ही रिफ़र कर रही हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली। पहले यहाँ पे बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे बनता है, कैसे मिलता है, सोलर एनर्जी कैसे मिलता है और विंड एनर्जी कैसे मिलता है। तो कैसे मिलता है देखो, ऑब्टेन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग पानी जब फ्लो होता है तो वहाँ से उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। सोलर रेडिएशन जो ऑफकोर्स जो सन की वजह से जो मिलता है सोलर रेडिएशन वो है सोलर एनर्जी, और फ्लोइंग विंड जो विंड फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो होती है विंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोइंग वाटर दैट इज वाटर रिजर्वॉयर्स, दिस सोर्सेज दैट इज वाटर रिजर्वॉयर्स, इसके सोर्सेज क्या क्या है, वाटर रिजर्वॉयर्स जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सन, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आदि इनएग्जॉस्टिबल एंड सस्टेनेबल। ठीक है, दिस सोर्सेज दैट इज वाटर रिजर्वॉयर्स, सन एंड विंड आर इनएग्जॉस्टिबल एंड सस्टेनेबल, दे विल नॉट बी फिनिश्ड, वो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब इसके उल्टा ही, द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल, फॉसिल फ्यूल्स हैव लिमिटेड रिजर्व। अब देखो पानी खत्म नहीं होने वाला उतनी जल्दी। ठीक है, वही पानी गिरा नीचे फिर से यूज़ किया, ठीक है, पानी खत्म नहीं होगा, सन खत्म नहीं होने वाला, विंड भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या बोला है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी एक बार जो पानी का एक बैच एक रिजर्वॉयर में पानी था वो चला गया तो उसको फिर से नहीं ला सकते, उसको फिर से ला सकते हैं। ठीक है, जबकि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, इसके लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, मतलब ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाले हैं। और क्या है, दे कैन नॉट बी रिन्यूड, उनको रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कि पानी को फिर से यूज़ कर सकते वैसा किसको रिन्यू नहीं कर सकते, वैसा कोल को रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जला लिया, एक बार यूज़ कर लिया तो गया। दे कैन नॉट बी रिन्यूड एंड मे गेट एग्जॉस्टेड इन फ्यूचर। तो अभी बहुत सारे चांसेस है कि जो कोल है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो लिमिटेड है उसको अगर बार बार यूज़ करोगे तो वो ऑफकोर्स ख़त्म होगा। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा आंसर है, सिंपल आंसर है एकदम, लाइक सिंपल वर्ड्स का आंसर है, कोई टफ नहीं है, बहुत कोई भी याद कर लेगा। अगर याद नहीं हो रहा तो समझ लो, समझ गए तो खुद का आंसर साइंस में लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। अब देखो मैं इसमें कुछ डाइजेस्ट का इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि टेक्स्ट बुक में किसी क्वेश्चन का एज इट इज़ आंसर नहीं मिलता। ठीक है, अब इसका आंसर चाहिए तो इसका एज इट इज़ आंसर नहीं मिला, हम लोग को पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर में से एक एक पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको डाइजेस्ट रिफर करा रही हूँ ताकि डाइजेस्ट से आप इजीली कर सको। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया टेक्स्ट बुक के दूसरे पेज में तो पढ़ने को भी इशू होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या बोला है देखो कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एज अ एंजाइम्स उनको यूज़ किया जाता है। किसकी वजह, पहले क्या होता था, लाइक अगर कोई चीज़, कोई रिएक्शन को स्पीड अप करना है, कोई रिएक्शन को क्या करना है, कैटलिस्ट क्या होता है पता होगा। कैटलिस्ट वो होता है कि अभी कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, सपोज मैंने आग लगाया और उसमें मतलब मैंने वुड रखा है और उस पर आग लगाए। ठीक है, अब ये भी एक रिएक्शन है, वुड रखा, आग लगाए, वो भी एक रिएक्शन है, बट रिएक्शन नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, वुड है, आग लगाया, नॉर्मल स्पीड पे रिएक्शन चल रहा है, बट मेरे को वो आग ज़्यादा चाहिए तो मैंने क्या किया, उस पर केरोसिन डाल दिया। ठीक है, मैंने उस पर केरोसिन डाल दिया तो आग बढ़ गया। ठीक है, आग बढ़ गया। वैसे ही कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शन को, कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। ठीक है, एज अ जस्ट मैंने कैटलिस्ट का छोटा सा एग्जांपल, मतलब छोटा सा एक व्यू दे दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो क्या करते हैं कि अगर कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में कोई केमिकल बना रहे या कोई चीज़ बना रहे तो वो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए ना केमिकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मीनिंग बताया, केमिकल मतलब वो चीज़ें जो अच्छी नहीं होती। ठीक है, केमिकल मेरे लिए तो वही डेफिनेशन। ठीक है, तो केमिकल कैटलिस्ट के बदले अभी क्या कर रहे हैं, अभी माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या मतलब, समझो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए। ठीक है, कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलिया होता है। अगर हम लोग मिल्क में लैक्टोबैसिलिया मिला देंगे तो वो कर्ड बन जाता है। ठीक है, मतलब क्या करें, हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं। इडली के बैटर में अगर हम लोग को उसको फर्मेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलिया डाल देते हैं।
ठीक है, उसको खट्टा कर देते हैं। सेम ब्रेड बनाने के लिए अगर हम लोग को उसको फुलाने का है तो हम लोग कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं, उसमें हम लोग ईस्ट डाल देते हैं, ड्राई ईस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो एक सारे एग्जाम्पल्स है। लैक्टोबैसिलस तो हम लोग के बहुत सारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। सेम ईस्ट का भी, ईस्ट ब्रेड वगैरह सब में गिरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूछा है यहाँ पे, बोला है कि कैसे माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलाइज। तो इसका आंसर पेज नंबर 80 राइट, पेज नंबर 87 चैप्टर पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो पैराग्राफ दिख रहा है, कैन यू टेल के नीचे माइक्रोबियल एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में ये आंसर और एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे भी नहीं, इससे भी ज़्यादा लिख सकते हो, बट मैं बोल रही हूँ इतना लिखो बहुत है, क्योंकि ये समथिंग 2 मार्क्स का है, तो 4 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। ठीक है, बट यही चीज़ अगर ये देखो गिव रीज़न में ये आंसर आया, ये क्वेश्चन गिव रीज़न में आया, तो यहाँ पे तुम लोग 2 पॉइंट्स लिख रहे हो, बट यही चीज़ बोलेंगे कि राइट ब्रीफ ऑन माइक्रोबियल एंजाइम्स, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए। ठीक है, तो आंसर पे आते हैं। नाउअडेज इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। ये हम लोग का सेम क्वेश्चन हो गया, तो इसको मत लिखो, ये छोड़ दो। दिस एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर। ये एंजाइम्स लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, लाइक ऐसा इशू नहीं टेम्परेचर हाई है तो नहीं एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे भी वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, पीएच एंड प्रेशर, लो टेम्परेचर, पीएच और प्रेशर सब में वो एक्टिव रह सकते हैं। ड्यू टू विच एनर्जी इज सेव्ड एंड इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर, लो पीएच, लो प्रेशर, ये सब में भी क्या होता है, ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कि अलग इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि केमिकल्स को चाहिए हाई टेम्परेचर, कोई भी चीज़ का हाई टेम्परेचर है तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, कि जैसे कि आग में हाई टेम्परेचर है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है, उसमें बहुत डीप नॉलेज है, हम लोग को उतना नहीं जाना है। ठीक है, एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस। अब ये जो चीज़ चाहिए हम लोग, जो एंजाइम को जो चीज़ के लिए चाहिए वो काम वही करके आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी सपोज हम लोग को टी बनाना है। ठीक है, टी बनाना है और टी को हम लोग को मीठा करना है। टी को क्या करना है, हम लोग को मीठा करना है, तो वो सिर्फ मीठा काम करके निकल जाएगा एंजाइम। ठीक है, ऐसा वाला है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करेगा। तो एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेस, एंजाइम जो काम के लिए रखा है उसको वही काम करके वो आ जाएगा। हेंस अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है, बाई प्रोडक्ट्स मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने वुड लिया। ठीक है, मैंने वुड लिया और उसको मैंने जलाया। सबसे अच्छा एग्जांपल, मैंने वुड लिया और उसको जलाया। ठीक है, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, मेरे को कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सअप CO2 चाहिए था, तो मैंने ये काम किया। ठीक है, तो मुझे CO2 तो मिला। ठीक है, मुझे ये दोनों के रिएक्शन से CO2 तो मिला, बट मुझे क्या मिला, वो वुड के जल जाने के बाद मुझे उसके एशेस मिले। ठीक है, जो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरे को CO2 की ज़रूरत थी। ठीक है, और मेरे को CO2 मिल गया, बट मेरा वो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है। कौन सा, एशेस। ठीक है, ये जो ऐश मिला है ना मेरे को एक्स्ट्रा, जो कोई बचने के बाद लकड़ी के जो ऐश वो एक्स्ट्रा है, तो उसको मैं बोलूँगी बाई प्रोडक्ट। तो एंजाइम्स को जब यूज़ करते हो ना, तब कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता, जो काम के लिए उसको डाला है वो काम करके वो चला जाएगा या हो जाएगा। ठीक है, बट जब केमिकल कैटलिस्ट डालते हो ना, तो वो अपना काम तो करता है, साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे मुझे वो एशेस की ज़रूरत नहीं थी, बट अब मुझे वो वेस्ट है मेरे लिए। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं निकलती जब हम लोग एंजाइम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच Hence unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on purification are minimized। अब देखो, अभी कोई भी चीज़ का एक्स्ट्रा चीज़ निकलेगा तो उसको फिर से प्योरीफाई करो। ठीक है, प्योरीफाई करो, क्लीन करो, उसका कॉस्ट भी बच जाता है अगर हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, in case of microbial enzymatic reaction, elimination and decomposition of waste material is avoided and enzymes can be reused। तो पूरे वही बोला है कि लाइक वेस्ट मटेरियल कम निकलते हैं। ठीक है, और माइक्रोबियल एंजाइम्स को रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइम को रीयूज़ कर सकते हो, केमिकल कैटलिस्ट को नहीं कर सकते हो। ठीक है, हेंस सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली। ठीक है, इतना आंसर लिखो और फिर लिखो देयरफॉर माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। इतना लिखो, या तो अगर एक्स्ट्रा लिखना है, अगर कुछ माइक्रोबियल एंजाइम्स के नाम याद है तो ये भी लिख लो। ठीक है, 1-2 याद रखा है तो लिख लो, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का गिव रीज़न कंप्लीट हुआ।
Next, question number 2A complete. Question number 2B, answer the following questions. Any three मतलब यहाँ पे भी per question 2 marks का, each question 2 marks, ठीक है, each 2 marks का. फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कुछ बच्चे लोग को डाउट होते हैं कि मैम डिस्टिंग्विश पढ़े कि नहीं पढ़े, डिस्टिंग्विश आएगा कि नहीं आएगा. ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे देखो कैसे दिया है. आंसर द फॉलोइंग में डिस्टिंग्विश पूछा है. आंसर द फॉलोइंग में क्या पूछा है? डिस्टिंग्विश. तो ऐसा मत रखो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है. डिस्टिंग्विश भी पढ़ो. देखो डिस्टिंग्विश को ऐसा पूछा जा रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो सिंपल से 2 पॉइंट्स तो मैं भी यहाँ पे बोल दूंगी. ठीक है, सिंपल से यहाँ पे देखो एनी 2 पॉइंट्स पूछा है. एरोबिक के 2, एनारोबिक के 2, टोटल 4 पॉइंट, लेकिन 2-2 पॉइंट दोनों के. ठीक है, तो सबसे पहले तो 1-2 पॉइंट तो मैं ऐसे ही बोल दूंगी कि एरोबिक कब होता है? एरोबिक तब होता है जब ऑक्सीजन होता है. एनारोबिक कब होता है? जब ऑक्सीजन नहीं होता. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो? फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो लिखना ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन anaerobic respiration occurs when there is an absence of oxygen. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो कि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के होने पर, एक लार्ज अमाउंट पे ऑक्सीजन के होने पर क्या होते हैं? एनर्जी होते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कमी पर जो एनर्जी है वो बहुत कम डेवलप होते हैं. तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स नॉर्मली बता दिए, वो 2 पॉइंट लिख लो. या तो अगर और पॉइंट्स मिल रहे जैसे कि aerobic respiration takes place in nucleus as well as in cytoplasm. Anaerobic respiration occurs only in cytoplasm. तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बताया. चाहिए तो मैं और पॉइंट बता देती हूँ. ग्लूकोज, यहाँ पे देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में नाम, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज. तो ये आंसर मैं लिख के नहीं दे रही, मैंने जो बोला उसको कॉपी कर लो और वो लिख सकते हो. ठीक है, कोई 2 पॉइंट बोला है, मैंने 4 पॉइंट लिख के दिया है, मतलब बताया है, बोला नहीं है, लिखा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट राइट इज शॉर्ट नोट ऑन सैक्रेड ग्रुप्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इजी सा आंसर है, डायरेक्टली जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल. मैं बताती हूँ कौन सा पेज नंबर पे. तो सैक्रेड ग्रुप्स का आंसर देखो कहाँ पे, पेज नंबर 43. पेज नंबर 43, ये जो येलो कलर का पार्ट है वो पूरा पैराग्राफ ये वैसा समझ लो. ठीक है, पूरा पैराग्राफ सैक्रेड ग्रुप का. चैप्टर नंबर 4, द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रुप. ठीक है, these are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. As it has been conserved in the name of God, it has special protection. These clusters of thick forest are present only in Western Ghats of India, but not only in the Western Ghats but in the entire country. ठीक है, next, more than 13,000 sacred groves have been reported in India. Where are such sacred groves in Maharashtra? ठीक है, यहाँ तक, मतलब ये पूरा नहीं, यहाँ तक पढ़ना हम लोग को. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में दिया, समझ भी गया होगा कि जो भी फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा है, कौन कंजर्व कर रहा है? गवर्नमेंट नहीं. ठीक है, अब फॉरेस्ट को गवर्नमेंट कंजर्व करती है, संभाल के रखती है फॉरेस्ट को. ठीक है, बट जो फॉरेस्ट को सोसाइटी संभाल रही है, जो फॉरेस्ट को सोसाइटी संभाल रही है, क्यों संभाल रही है? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे लाइक गॉड रहते हैं. ठीक है, तो ऐसे फॉरेस्ट को सैक्रेड ग्रुप कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको सैक्रेड ग्रुप का मीनिंग बताया, फिर बोला है कि इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है. और ये सैक्रेड ग्रुप सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में नहीं, पूरे कंट्री में, मतलब पूरे कंट्री में मिलता है. पूरे कंट्री में कितना मिला है? देखो 13,000 से भी ज़्यादा सैक्रेड ग्रुप्स इंडिया में मिलते हैं. ठीक है, तो ये आंसर हो गया पेज नंबर 43 पे जो दिया हुआ था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द टर्म मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज IVF. ठीक है, एनी 3 था और पीछे भी शायद क्वेश्चन है. ये 3rd क्वेश्चन में करा दी हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन. इस पे हम लोग को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये टर्म एक्सप्लेन करना है. 2 मार्क्स का मिनिमम 4 पॉइंट्स होने चाहिए. हम लोग को हमेशा ना, अभी मैंने बोला कि मेरे को IVF पे बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है. ठीक है, मुझे IVF पे बहुत लंबा एक पैराग्राफ आ रहा है, मेरे को मतलब 8-10 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं 8-10 पॉइंट्स नहीं लिखूँगी. ठीक है, कितने 4 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए ना, तो मैं मिनिमम 7 मतलब मैक्सिमम 7 पॉइंट्स लिखूँगी. क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हो ना, आप उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हो ना, तो आप बाकी का टाइम नहीं दे पाओगे. ठीक है, अभी इसका क्या फ़ायदा, आप 7 पॉइंट लिखोगी, 10 पॉइंट लिखो, मिलेगा तो 2 मार्क्स, और बाकी अगर ये लिखते लिखते बाकी क्वेश्चन छूट गया तो प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसका ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, तो क्या कर सकते हो पता है कि 4-5 पॉइंट लिख लिया, 6 पॉइंट लिख लिया मिनिमम सपोज, और सोच लो कि मेरे को और 4 पॉइंट आ रहा है. ठीक है, तो वो 4 पॉइंट के लिए ना स्पेस छोड़ दो, 4 पॉइंट के लिए
स्पेस छोड़ दो और नया क्वेश्चन कंप्लीट चालू करो, ठीक है। फिर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम बच रहा है तो ये लिखो, वरना छोड़ दो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइमिंग मत दो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखो ताकि पेपर प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। तो IVF, इसका आंसर पेज नंबर 32, थर्ड चैप्टर, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर है उस पर है IVF। देखो IVF का मैं बोलूँ ना, ये थोड़ा पॉइंट्स मेरे को छोटे लग रहे हैं, ठीक है। मेरे को थोड़े कम पॉइंट्स लग रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हो कि ऐसा लिख सकते हो, मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, 1 पॉइंट का इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है। 4 पॉइंट्स चाहिए ना हम लोग को मिनिमम, तो 1 पॉइंट का इंट्रोडक्शन लिखो और 3 पॉइंट का आंसर लिखो, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है। मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन, इन केस ऑफ वुमेन irregularity in menstrual cycle, difficulty in oocyte production, obstacles in the oviduct, difficulties in implantation in uterus, and many other reasons are responsible for this, ठीक है। Absence of sperm in the semen, slow movement of sperms, anomalies in the sperms, and the reasons are the reasons in case of males. But now with the help of advanced medical technique like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couples can have a child, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ से मैं बोल दूंगी कि इतना यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो, ठीक है, ठीक है। मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है। देयरफॉर सम पीपल, इतना लिखने के बाद देयरफॉर ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर ड्यू टू therefore with the help of advanced medical technique like IVF the couples can have a child, ठीक है। पहले 2 पॉइंट कैसे लिखो, देखो अगर ये छोटा लग रहा है तो मेरे को भी छोटा लग रहा है क्योंकि इससे थोड़ा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सेफ साइड पे रहना है। तो हम लोग सिर्फ 4 नहीं 6 पॉइंट लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन्स, बट नाउ with the help of advanced medical techniques but due to medical advanced technique like IVF childless couples can have a child, ठीक है। सरोगेसी स्पर्म बैंक मत लिखो क्योंकि हम लोग को IVF पे फोकस करना है। ये 2 पॉइंट लिख लिया, फिर आगे कंटिन्यू करो। इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब एंड द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ वुमेन एट अप्रोप्रिएट टाइम। IVF टेक्निक इज यूज्ड फॉर हैविंग द चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल हु हैव प्रॉब्लम्स लाइक लेस स्पर्म काउंट, ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट एक्सेट्रा। इतना लिखो, ठीक है। और एक भी लिख लो, ये पॉइंट कंप्लीट हुआ ना, जैसे कि इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन प्लांटेड इन यूटेरस ऑफ वुमेन एट अप्रोप्रिएट टाइम। देयरफॉर, ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट होने के बाद लिखो, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज देयरफॉर, ऐसा लिखो कि देयरफॉर द बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। द बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट तुम लोग मेंशन कर लो, तो ऐसे में हो जाते हैं 6 पॉइंट्स, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B के और 2 क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से हम लोग को कोई 3 करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो क्वेश्चन, हाउ इज बेलोंगलेस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला है कि बेलोंगलेस ये कैसे एक कॉर्डेट भी है और एक नॉन कॉर्डेट, मतलब दोनों का कनेक्टिंग लिंक कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सिमिलर 4 to 5 मतलब 4 to 5 पॉइंट्स लिखेंगे, बट एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा लिख लेंगे। अब आंसर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आंसर सपोज आया 4 मार्क्स का, बट 8 पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो एक डायग्राम, सूटेबल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सब होता है। तो वो क्वेश्चन का आंसर कहीं पे भी दिया नहीं है, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली, बस 2 लाइन दिया हुआ है। पेज नंबर 71 पे देख सकते हो, देखो, थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन बेलोंगलेस इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। दिस एनिमल शोज द कैरेक्टर ऑफ बोथ दी ग्रुप्स, ठीक है। तो इतना ही बताया और कहीं पे भी पूरे टेक्स्ट बुक में मैंने मतलब ढूंढा, कहीं पे और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर मैं डाइजेस्ट से आप लोग को रिफर करा देती हूँ ताकि आंसर प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। तो नवनीत के डाइजेस्ट में देखो इसका क्वेश्चन है कि बेलोंगलेस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो बेलोंगलेस शोज सम कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, इट ऑल्सो हैज़ अ नोटोकोड एज इन केस ऑफ कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे बोला है कि बेलोंगलेस जो है वो थोड़े कैरेक्टर्स नॉन कॉर्डेट्स के दिखा रहे हैं। अभी नॉन कॉर्डेट है तो उसका नोटोकोड तो नहीं होना चाहिए, नॉन कॉर्डेट है तो नोटोकोड नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे बोला है कि इट ऑल्सो हैज़ अ नोटोकोड एज इन केस ऑफ कॉर्डेट्स सिंस इट शेयर्स द कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन इट इज़ कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए, तो ये आंसर लिख सकते हो ऐसा। मैंने सिर्फ ये एक मैं नहीं बोल रही कि डाइजेस्ट प्रीफर करो या डाइजेस्ट देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ था आंसर, इसलिए मैंने डाइजेस्ट बताया, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो एक्सप्लेन डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका आंसर पेज नंबर 7 फर्स्ट चैप्टर पे दिया हुआ है। देखो
बहुत बहुत बड़ा सा आंसर है, बट आप लोग को जितना हो सके उतना लिखो, ठीक है। चार्ल्स डार्विन हैज़ कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दो स्पेसिमेंस ही पब्लिश द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने की यहाँ तक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट नहीं लिखोगे तो चलेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तक नहीं लिखेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे। All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. However, besides this, natural selection also plays an important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. Sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ से यहाँ तक। अब इतना लिखने के बाद अगर किसी को एक्स्ट्रा लिखना है तो ये लिख सकते हो कि डार्विन रोट अ बुक एंटाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज टू एक्सप्लेन द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो ये पॉइंट भी लिख लो कि क्या लिखोगे कि डार्विन रोट एन बुक एंटाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज विच एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थोड़ा लेंदी सा आंसर था, बट अगर लिखना है तो ये लिखो, या तो डाइजेस्ट अगर कोई यूज़ कर रहा है तो डाइजेस्ट में भी इसका आंसर है, ठीक है, तो डाइजेस्ट भी प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग एनी 5, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम लोग को आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द अबव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे सिमेट्री 3 चीज़ें दिया हुआ है, वो तीनों चीज़ें को पहले आइडेंटिफाई करो और फिर एक्सप्लेन करो, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब ज़्यादा लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। सॉरी 3 क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली यही एक क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये कौन सा टाइप का सिमेट्री, कौन से टाइप का सिमेट्री, कौन से टाइप का सिमेट्री वो निकालना है और बताना है, एक्सप्लेन करना है सबके बारे में। इसके बारे में इसको बताओ और इसका एक्सप्लेनेशन 1 मार्क्स, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन 1 मार्क्स, इसका भी सेम, ठीक है। तो ऐसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग ज़रा पेज नंबर 65 पे आते हैं, ठीक है। देखो ये वाला डायग्राम, ये तीनों जो दिए हुए, एक गोट का, एक समथिंग, ये समथिंग, ठीक है, ये तीनों सेम है, ठीक है, ये तीनों सेम है। अब ज़रा क्वेश्चन रीड करते हैं। आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप की सिमेट्री है और उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो पहला देखो, अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करती हूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा असिमेट्रिकल, ठीक है, ये हो जाएगा असिमेट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। देखो ये वाला डायग्राम ज़्यादा क्लियर है उससे, बट अभी दिया है तो इसी को प्रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्या है, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का देखो, ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लिखना है, ठीक है। पहले तो बताओ कि ये वाला जो अबव, ये वाला ए वाला है, देखो यहाँ पे ABC करके मेंशन किया है, ABC। तो द अबव फिगर A शोज असिमेट्रिकल सिमेट्री, द अबव फिगर B शोज रेडियल सिमेट्री, द अबव फिगर C शोज क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताना है और फिर उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, जो टेक्स्ट बुक में जितना दिया उतना लिख लो। In case of such body, there is no such imaginary axis of the body through which we can get 2 equal halves. Examples दे दो, amoeba, paramecium, some sponges. Radial symmetry. In this type of body, if imaginary cut passes through central axis, but any plane of the body, it gives 2 equal halves. Example, starfish. In case of this animal, there are 5 different planes passing through. मतलब सेम यही लिखना है, ठीक है, मैं बस रीड आउट कर रही हूँ। Bilateral. In this type of body, there is only one such imaginary axis through which we can get 2 equal halves. Example, insects, fishes, frog, human, birds, etc. ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन, राइट एनी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। ये लेंदी सा आंसर है, 6 फैक्टर्स बताने हैं और पर फैक्टर का हाफ मार्क्स, ठीक है। देखो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 6 फैक्टर बोला है, मतलब 1 फैक्टर हाफ मार्क्स का है, 2 फैक्टर 1 मार्क्स का है। सोशल हेल्थ पे चलते हैं, तो इसका आंसर पेज नंबर 101 पे दिया हुआ है। राइट एनी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। अब यहाँ पे 6 फैक्टर्स बोला है तो सिर्फ ऐसा फैक्टर्स नहीं लिख लेने, जैसे कि अल्कोहलिज्म,
ठीक है। मैंने सिर्फ अल्कोहलिज्म लिख लिया और सपोज सोचो मत कि ऐसा हाफ मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इसके बारे में 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 101 पे 101 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। अब बोलोगे मैम इसको आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे मिलेगा, गार्डेंस कैसे मिलेगा, ऐसे छोटे 6 पॉइंट्स ढूंढो, ऐसे 6 पॉइंट्स ढूंढो जिसके बारे में तुम लोग 2-2 लाइन लिख सकते हो, क्योंकि ना सोशल हेल्थ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद का भी आंसर्स लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो कोई 6 पॉइंट निकालो जो फैक्टर्स है, उसमें से कितने समथिंग बहुत ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 समथिंग है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स में से कोई 6 निकालो और लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाइजेस्ट पे दिया हुआ है बहुत सारे फैक्टर्स, यहाँ पे एक्चुअली बोला है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द सोशल हेल्थ, विच फैक्टर्स अफेक्ट द सोशल हेल्थ। एक बार देखो मैं रीड करके बताती हूँ कि कौन से फैक्टर्स है। एजुकेशन नहीं रहा तो सोशल हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस, गार्डन्स एनवायरनमेंट के लिए, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग, रेजिडेंशियल एरिया, जो एरिया में रह रहे हम लोग रह रहे वो भी प्रॉपर होना चाहिए, वाटर, टॉयलेट्स, पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, प्लेग्राउंड, सोशल ट्रीटमेंट, सोशल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस पर आ रही है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को ये वाले आंसर में सब चीज़ें में कवर किया है, ठीक है। बट इसमें पॉइंट सिर्फ 5 दिया है, सिर्फ पॉइंट्स कितने दिए, 5 दिए, बट सारी चीज़ें कवर किया है, ठीक है। अब देखो हम लोग का एक पॉइंट था जिसमें था फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन, ठीक है, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा बना सकते हो, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल हेल्थ ऑफ एनी कम्युनिटी देयर शुड बी प्रॉपर एनिमिटीज फॉर पीपल, एग्जाम्पल फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन एंड मेडिकल हेल्थ एक्सेट्रा, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट बन गया। हम लोग को 6 फैक्टर्स निकालने हैं, एक पॉइंट, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन फॉर एजुकेशन, ठीक है, सेकेंड पॉइंट बन गया। क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग शुड बी नोटेड, ठीक है, तीसरा पॉइंट बन गया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुड बी ऑल्सो प्रॉपरली प्रोवाइडेड, चौथा पॉइंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 पॉइंट्स, जो 15 पॉइंट्स है उसमें से कोई 6 पॉइंट्स के बारे में 2-2 लाइन लिखो और आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। मैं पूरा शो कर रही हूँ, जो पसंद आ रहा है जैसा पॉइंट वैसा क्रिएट करो और लिखो। द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग शुड बी सच दैट देयर शुड बी नो कनेक्शन विद द वर्ल्ड ऑफ क्रिमिनल्स। अब देखो यहाँ पे जो 15 पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट्स का एक एक करके वो लोग डिवाइड करके नहीं दे रहे, वो सारे पॉइंट्स का मिला के दे रहे। जैसे ये पॉइंट में सोशल वाला पॉइंट और पॉलिटिकल कंडीशन वाला पॉइंट दोनों अलग पॉइंट थे, बट दोनों को मिला दिया। और ये क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला पॉइंट भी अलग था, तीनों को मिला दिया, ठीक है। तो ऐसा मिला के क्या तुम लोग डिवाइड करो और खुद से जो पॉइंट ईजी लग रहा है वो लिखो। तो द गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, द एम्प्टी प्लॉट्स फॉर आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। दिस रिजल्ट्स इनटू पर्सनल डेवलपमेंट एंड मेक पीपल हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। एडिक्शन, क्रिमिनल टेंडेंसी, परवर्ट मतलब देखो करप्ट, ठीक है, pervert behavior and perverse thinking affects other people in the society and this reflects negatively on the social health। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने 15 रीड किया, आप लोग भी रीड करो, देखो वही सारी चीज़ें इसमें कवर है। चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो हाफ करके, ठीक है। इतना आंसर, फिर इतना आंसर, ठीक है, फिर इतना आंसर। Having large number of friends and families, proper use of time when alone and when along with the peer group, trust in others, respect and acceptance for other build stronger सोशल हेल्थ, ठीक है। तो ये पूरा आंसर था, इसमें से जो मन कर रहा है थोड़ा सा डिवाइड करके लाइक 10th में तो इतना कर पाओगे खुद से, ठीक है। तो ये आंसर निकाल लो खुद से 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, यहाँ पे चार्ट कंप्लीट करना है, सिर्फ सिंपली यहाँ पे सिंपली क्या करना है, चार्ट कंप्लीट करना है। देखो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग। सिट्रिक एसिड कैसे मिल रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड कैसे मिल रहा है, बेटा कैरोटीन कैसे मिल रहा है, ये सब उसका ऑर्गेनिज्म लिखना है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे मिल रहा है वो लिखना है, ठीक है। इसका आंसर पेज नंबर 81 पे दिया हुआ है। देखो सेम क्वेश्चन से, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड द रूल्स। मैं यहाँ पे शो करती हूँ दोनों आजू बाजू में, देखो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड द रूल्स, ठीक है, सेम, ठीक है। अब देखो पहला क्या है हम लोग का, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का क्या रोल है, तो सिट्रिक एसिड का रोल है टू इम्पार्ट एसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू इम्पार्ट एसिडिटी। सेकंड है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड देखो 4th में है। एस्कॉर्बिक एसिड का काम है एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, ठीक है। थर्ड है हम लोग का बेटा कैरोटीन। बेटा कैरोटीन का क्या काम है, देखो बेटा कैरोटीन एडिबल कलर्स, ठीक है।
ग्लाइकोपेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स देखो यहाँ पे एम्यूलिसिफायर्स, ठीक है, एम्यूलिसिफायर्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। नेक्स्ट वेनिलिन, वेनिलिन का काम है एसेंस, वेनिलिन का काम है एसेंस। नेक्स्ट जिलिटॉल, इसका काम है आर्टिफिशियल स्वीटनर, लो कैलोरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम है, बस ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें, ये पूरे सारे रोल्स सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 3 मार्क्स का है, 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताना है और तीनों के एक लेवल का 1 मार्क्स, दूसरे लेवल का दूसरा और तीसरे लेवल का तीसरा मार्क्स, ठीक है। तो एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर पेज नंबर 42, 4th चैप्टर, ठीक है, 4th चैप्टर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, देखो वो आंसर स्टार्ट कैसे करोगे, द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, ठीक है, इतना स्टार्ट में वो लिखो, द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है, इतना लिखा। फिर लिखो जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसका पूरा ये पॉइंट्स लिखो। अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। Possibility of wiping out species arises if there is decrease in the diversity within the species whose members involved in sexual reproduction, ठीक है। Genetic diversity, next species diversity. Innumerable species of organisms occur in the nature. This is called as species diversity. Species diversity includes various types of plants, animals and microbes, ठीक है। Ecosystem diversity, many ecosystems are present in each region. Ecosystem is formed through interaction between plants, animals, their habitat and changes in their environment. Each ecosystem has its own characteristic and animals, plants, microbes and abiotic factors. Ecosystems are also 2 types, natural and artificial, ठीक है। तो इतना लिखो, 3 मार्क्स मिल जाएगा। फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखने का मन किया तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये लिख लो। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ varieties of organisms, ecosystems and genetic variation with a species, ठीक है, इतना लिखो। फिर लिखो बायोडाइवर्सिटी occurs in 3 different levels, ये लिख के स्टार्ट करो, या तो यहाँ से स्टार्ट किया तो भी चलेगा, ठीक है। 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। वो पूरे पैराग्राफ को 3 मार्क्स का जो मैंने बताया उसको समझ कर करो, हो जाएगा। अगर रटोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द अबव फिगर एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल रिपीट अगेन, ठीक है। तो पहले तो ये कौन सा प्रोसेस है वो बताना है और ये कितने दिन बाद रिपीट होगा। तो 20 to 30 डेज में ये फिर से रिपीट होने लगता है, मैं बताऊंगी। राइट द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ये वाला मैं टेक्स्ट बुक में कहाँ है वो बताती हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 31 देखो, पेज नंबर 31 3rd चैप्टर पे दिया हुआ है। और देखो दिया भी हुआ, मतलब दिया हुआ है कि ये कौन सा डायग्राम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डायग्राम है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं ये लिख के नहीं बताऊंगी। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, तो कौन सा प्रोसेस है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है। और बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल रिपीट अगेन। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पूरा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज में रिपीट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है 28 to 30 डेज में। यहाँ पे भी देखो बताया है, तो 28 to 30 डेज में रिपीट होता है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द अबव फिगर एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल रिपीट अगेन। तो द अबव प्रोसेस शोज द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों लिख लो। मेंस्ट्रुएशन लिख लो, फिर ब्रैकेट में लिख लो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और कब रिपीट होता है, कितने दिन में, 28 to 30 डेज में रिपीट होगा। राइट द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो इसमें कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है, देखो कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं दिया है, देखो यहाँ पे कोई कहीं पे भी नाम नहीं दिया है, डायग्राम एक्चुअली इनकम्प्लीट है। तो मैं बताती हूँ कौन से हार्मोन्स रहते हैं। देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कौन से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे ये फुल्ली ग्रोन फॉलिकल, ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटेम, कॉपियस एल्बिकन्स, ये सब हार्मोन्स नहीं है, ठीक है, ये सब हार्मोन्स नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सिर्फ 4 ही होते हैं, उसमें से 2 है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों क्या काम करते हैं,
ये दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये दोनों का काम है, ठीक है। बाकी के दो जो है वो उसका रिप्रोडक्शन में काम होता है, ठीक है। 4 होते हैं, 4 हार्मोन जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम संभालते हैं। तो उसमें से 2 जो हार्मोन्स है वो है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये किस में काम आता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि एस्ट्रोजन, या कहीं पे भी कुछ दिखाया नहीं कौन से हार्मोन्स है। तो हम लोग को खुद को लिखना है कि कौन से हार्मोन्स प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब फिर से मैं बता रही हूँ, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्लैंड है, ये एक हार्मोन नहीं है, भले ही इसकी वजह से हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। फुली ग्रोन फॉलिकल भी एक हार्मोन नहीं है, ओव्यूलेशन भी हार्मोन नहीं है, कॉर्पस ल्यूटेन भी हार्मोन नहीं है, ना कि कॉर्पस एल्बिकन। सिर्फ हार्मोन से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इसका आंसर पेज नंबर 54 पे दिया हुआ है। देखो एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, यहाँ पे भी वही पूछा है। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। बट जैसे कि 3 मार्क्स का है, ठीक है, ये पूरा अकेला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो मिनिमम हम लोग को 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और इसमें देखो एडवांटेजेस में भी 3 ही पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो एडवांटेजेस से पहले क्या लिख सकते हो? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में 2 लाइन्स लिख सकते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर रिजर्वॉयर इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें से कोई 2 लाइन लिखो और बाकी के वो 3 पॉइंट्स लिख लो, चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 3 मार्क्स का है तो मिनिमम हम लोग को 6 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, इसमें से जो 2 पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं वो लिखो, और फिर यहाँ पे इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस तीनों लिख लेना, तीनों लिखना, कोई भी स्किप मत करना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्या पूछा है? देखो 7th क्वेश्चन, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फिर नेक्स्ट बी में राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो कोई 2 तो आप लोग आराम से बता सकते हो। पहला एक टेल बोन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एक्सप्लेन हाउ 1 ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन इज फंक्शनल इन अनदर एनिमल, ठीक है। तो ये तीनों के आंसर मैं बताती हूँ। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम लोग को पेज नंबर 5 पे मिल जाएंगे। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन का पैराग्राफ है, वेस्टिजियल ऑर्गन का पैराग्राफ है। मैं क्वेश्चन एक बार शो कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या क्या है। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, पहले तो डिफाइन करने वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। 2 हम लोग को क्या बताने हैं, 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम बताने जो ह्यूमन बॉडी में होता है। तो देखो 2 यहाँ पे अवेलेबल है, एक है विजडम टूथ, टेल बोन और बॉडी हेयर्स, ठीक है। 3 दिया हुआ है, कोई 2 लिख लो, तुम लोग की मर्जी, ठीक है। टेल बोन, विजडम टीथ और बॉडी हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने सेकंड का आंसर बता दिया, राइट एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। सेकंड डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये पैराग्राफ फर्स्ट में, ये स्टार्टिंग में देखो, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई टफ नहीं, कोई मतलब कोई एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं, इतना लिखो मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। इतना लिख के मन नहीं अच्छा लग रहा और शांति चाहिए तुम लोग को और लिखने का है तो ये लिखो, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गेनिज्म। मतलब आगे का जितना लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं बोलती हूँ 1 लाइन का लिखो, चलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, सेकेंड क्वेश्चन बता दिया। सी एक्सप्लेन हाउ 1 ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन इज फंक्शनल टू अदर एनिमल। ह्यूमन के जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जो ह्यूमन में ऐसे ऑर्गन्स है जो ह्यूमन के काम के नहीं है, बट वही ऑर्गन दूसरे एनिमल में कैसे काम कर रहे हैं, मतलब वो कैसे यूजफुल है। तो देखो यहाँ पे अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंस। अपेंडिक्स ये जो होता है ये डाइजेशन के लिए काम करता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए, क्योंकि ह्यूमंस पूरे कुक्ड फूड खाते, ठीक है। ह्यूमन कुक फूड खाते, खाना बना हुआ कुक किया हुआ खाते, ठीक है। तो उनको डाइजेशन में इतना इशू नहीं होता, ठीक है। अपेंडिक्स बहुत लाइक प्लास्टिक जो चबाते हैं ना, प्लास्टिक चबाने पर डाइजेशन का जैसा इशू होगा ना, वैसे लोगों के लिए अपेंडिक्स ही होता, ठीक है। तो ये ह्यूमन के लिए यूजलेस है। बट रूमिनेंस मतलब गाय बैल, ठीक है, जो रूमिनेंस मतलब जो एक साथ खाना खा के बैठ के फिर चबाते, मतलब एक साथ पूरा खाना ले लेते हैं फिर बाद में बैठते हैं आराम से चबाते हैं, ठीक है। तो उनको रूमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंस। पहला एग्जाम्पल, सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना, ठीक है। अब देखो ह्यूमन का जो ये जो बाहर का आउटर ईयर है, ठीक है, ये जो बाहर आउटर ईयर है ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। बट यही चीज़ क्या बोलते हैं, ये जो एनिमल्स है, एनिमल्स वगैरह जैसे कि
मतलब कोई भी एनिमल्स ले लो, डॉग, कैट, तो वो लोग को ईयर पिन ना बहुत काम आता है, ताकि अगर कोई फ्लाई या कोई मॉस्किटो बैठ गई उनके नाक पे या कान पे, तो वो अपने ईयर पिन ना को हिला के बता सकते हैं, ठीक है, मतलब हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, muscles of ear pinna which are useless to human are useful to monkeys for the movement of ear pinna. Next, appendix which is useless to human is useful and fully functional organ in ruminants, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग केसेस एंड वाई, ठीक है। ये सोशल हेल्थ का एक क्वेश्चन है जो एकदम लाइक खुद का बनाने का, ऐसा इसमें कोई टेक्सुअल आंसर इसमें अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट, चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टबैको च्यूइंग। सेकेंड, यू हैव टू फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पस। योर फ्रेंड हैज़ डेवलप्ड द हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज। तो ये तीनों का आंसर टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, खुद से लिखना है, ठीक है। मैं डाइजेस्ट रिफर करा दूंगी ताकि आप लोग को एक आंसर कैसे लिखना है उसका एक आइडिया आ जाए। तो देखो, जो हम लोग का फर्स्ट ए था, चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टबैको च्यूइंग, ये टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, मैं ऐसा रेफरेंस दे रही हूँ, यही लिख सकते हो या तो तुम लोग की मर्जी का लिख सकते हो, ठीक है, इसको रिफर करके। तो आंसर कैसा है देखो, द हजार्ड्स ऑफ टबैको च्यूइंग विल बी एक्सप्लेन टू द चाइल्ड। डिफरेंट फोटोग्राफ्स एंड वीडियो शोइंग द कंडीशंस ऑफ ओरल कैंसर विल बी शोन टू दिस चाइल्ड टू परsuade him so that he can stay away from tobacco. This addiction has to be removed, so help of his parents will be taken. They will be told about the child's habit and ask them to help him free from his addiction. तो ये जस्ट एक रेफरेंस है, आप लोग चाहो तो इसकी तरह कुछ और भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको क्या, आप अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू यूज़ फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पज, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, you have to use free space around your home for good purpose. The free space around our home can be used to make a small garden. The garden soil can be bought and spread in this free space. Small saplings can be planted here and nurtured for further growth. Nursery of saplings can also be started in this free space. The space can also be used for outdoor games. The net for badminton can be fixed and evening times can be spent in the playing the game. Also care will be taken to keep the space clean and without any garbage. तो इतना आंसर है, इतना लिख सकते हो, ठीक है। ये एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है, देखो 3 क्वेश्चन दिया है, मतलब तीनों क्वेश्चन में पर क्वेश्चन एक मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, योर फ्रेंड हैज़ डेवलप्ड द हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज। तो इसका आंसर भी अवेलेबल है, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे इसका आंसर है, the habit of continuously taking selfie is bad. It shows that the friend is constantly thinking of himself only. His self-centeredness is to be removed by counseling him. The reason behind this behavior should also be understood. He should be diverted and motivated to take some other task so that his habit can be lessened. Taking selfies is not a hobby, it's a bad habit if someone is repeatedly engaged in it, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा क्वेश्चन है, इसको मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया, तीनों क्वेश्चंस। आप लोग को चॉइस लगे तो ये आंसर लिखो, या तो खुद से भी थोड़ा ओन से क्रिएट करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए आएगा। ए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। पहला पूछा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर, ठीक है। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन और ये 5, ठीक है। ये 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये 1 मार्क्स का, ठीक है, और ये चारों 1 मार्क्स के 4 मार्क्स में, ठीक है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे सी भी है। फर्स्ट क्वेश्चन A B C है, ठीक है। तो A ये 1 मार्क्स का होगा कंफर्म, ये 1 मार्क्स, ये सब हाफ मार्क्स का है, ठीक है। ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो ये हो जाएगा 2 मार्क्स, और ये भी हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये भी हो जाएगा 2 मार्क्स, ठीक है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स। मैंने C चेक नहीं किया था, इसके लिए मैंने इसको 4 काउंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन आंसर करो। आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन इन द अबव फिगर। ऊपर कौन सा फिगर, कौन सा प्रोसेस बताया जा रहा है वो बताना है। सेकेंड, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द अबव प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताना है। थर्ड, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ पे हम लोग को मतलब जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा उसको भी याद नहीं होगा कि क्या है, ठीक है। जिसने पढ़ा नहीं होगा उसको तो पता ही नहीं होगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखो बता दिया कि ये बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। तो ये प्रोसेस लिखने के टाइम ना, ये प्रोसेस
लिखने के टाइम ना तुम लोग कुछ भी बायोटेक्नोलॉजी का लिख दो कि कुछ ना, बट बायोटेक्नोलॉजी भी लिखने ना हाफ मार्क्स मिलने के चांसेस है, ठीक है। और नेक्स्ट बोला राइट एनी इंपॉर्टेंस ऑफ द अबव प्रोसेस। अब जब पता चल गया बायोटेक्नोलॉजी का है तो जो भी 2-3 इंपॉर्टेंस पता है बायोटेक्नोलॉजी का वो लिख दो, उस पर भी मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे खुद ही ये लोग ने मेंशन कर दिया कि बायोटेक्नोलॉजी शो कर रहा है, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर इंपॉर्टेंस लाइन्स लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसका प्रोसेस भी मतलब बायोटेक्नोलॉजी जैसा ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। तो व्हाट इज़ मेंट बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका आंसर कहीं पे भी टेक्स्ट बुक पे मुझे अवेलेबल नहीं मिला, तो मैंने इसका खुद का बताया, राइट है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक लाइन का लिखो, 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इनटू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर। मतलब डिजास्टर, कोई डिजास्टर से पहले कैसे मैनेजमेंट लिया जाता है और डिजास्टर के बाद क्या क्या लिया जाता है, उसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला, आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज, ये है प्री डिजास्टर, ठीक है, कि कौन सा एरिया है जहाँ पे डिजास्टर हो सकता है। जैसे कि साइक्लोन है, साइक्लोन कहाँ पे हो सकता है, कौन से एरिया में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर, ये तब होता है डिजास्टर के बाद, ये डिजास्टर के बाद होता है कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पोस्ट। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल सेव फ्रॉम द डिजास्टर। अब देखो बाकी जो विक्टिम से बाकी जो लोग हैं वो कब पार्टिसिपेट करेंगे, डिजास्टर के बाद। ये क्वेश्चन को समझ के ही पता चल रहा है कि कौन सा पोस्ट है कौन सा प्री है। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, अब डिजास्टर होने के बाद कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेगा, ठीक है। अभी हाँ लेंगे बट दूसरे डिजास्टर के लिए, वो ये डिजास्टर के लिए नहीं होगा। तो कोई भी डिजास्टर से पहले स्पेशल ट्रेनिंग, तो ये डिजास्टर का हो जाएगा प्री डिजास्टर। यहाँ पे 3 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट और 2 मार्क्स देखो, कंप्लीट द डायग्राम नेसेसरी मटेरियल्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स। कौन से मतलब मटेरियल्स, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। एंटीसेप्टिक, ठीक है, नीडल, बैंडेड, सीजर, यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। मेडिकेटेड, कॉटन, थर्मोमीटर, हैंड ग्लव्स, और भी लिख सकते हो, ठीक है, बट वो फर्स्ट एड किट का इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑब्जर्व द फिगर, यहाँ पे 5 मार्क्स कंप्लीट हुए हम लोग के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, सेम ये भी है। तो सबसे पहले बोला आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन इन द अबव फिगर। तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ का है। क्या है ये कि ये पोटैटोज़ रॉ खाने होते हैं, ये पोटैटोज़ में एक वायरस इम्प्लांट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये पोटैटो ज़्यादा न्यूट्रस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन इन द फिगर, द अबव प्रोसेस शोज द ट्रांसजेनिक पोटैटोज़, ठीक है। देखो ये पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 में दिया हुआ है कि ये क्या होता है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फॉर ह्यूमन पैथोजन, ठीक है, मतलब ये जो कॉलेरा ये बीमारी होती है, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए ये पोटैटोज़ खाया जाता है, ठीक है। तो इसके अपोजिट का पैथोजन लिया जाता है, ठीक है, फिर ये वायरस बनाता है, फिर ये वायरस इन्फेक्ट्स द पीसेस ऑफ पोटैटो लीव्स, ठीक है, पोटैटो लीव्स को इन्फेक्ट करता है, फिर एंटायर प्लांट इज डेवलप फ्रॉम द लीफ पीसेस कंटेनिंग जीन्स ऑफ ह्यूमन पैथोजन, ठीक है। यहाँ पे एक वायरस है, ठीक है, एक सपोज एक वायरस है जो ये बीमारी को ठीक करता है, कॉलेरा को ठीक करता है, ठीक है। अब ये बीमारी को क्या करते हैं, प्लांट जो होता है, प्लांट पोटैटो का जो प्लांट होता है वहाँ पे ये वायरस को डालते हैं, ठीक है। जब ये वायरस को डालते हैं तो ये सारे लीव्स, पोटैटो के सारे लीव्स को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है,